नमस्कार, सुस्वागतम। आपका स्वागत है आज के लेक्चर में। दिस लेक्चर इज़ अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, बट क्योंकि वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पिछले क्लास में, नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट, एज आई टोल्ड अर्लियर, विल बी डिस्कसिंग अबाउट सर्टेन वाइटामिन्स एंड व्हाट आर देयर रोल्स। तो सबसे पहले वाइटामिन्स क्या है भाई? वाइटामिन्स आर वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि मोस्टली हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, एंड दैट इज द रीजन इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी टू गेट दीज vitamins. Why do we need it? That is a very important thing, because vitamins are one of the most vital chemicals or molecules that plays an essential role in various metabolic activities. Various chemical reaction takes place in our body, which are primarily done with the help of vitamins. So if vitamins will be lacking, certain biochemical pathways or certain biochemical process will not run in our body. हमारे शरीर में वो रन नहीं कर पाएगी प्रॉपरली, जिसकी वजह से उसके उपरांत हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के डिसीज होती है, डेफिशिएंसी सिंड्रोम होती है। ठीक है, डिसीजेस में एक ये भी डिसीज है जिसमें हम डेफिशिएंसी सिंड्रोम बात करते हैं कि सर्टेन न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसकी कमी की वजह से हमारे शरीर में जो डिसऑर्डर होती है, वैसे डिसऑर्डर हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। ओके, तो पूरा का पूरा जो विटामिन्स है जितना भी, दैट हैज़ बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी। कोई चीज़ किस फॉर्म में सॉल्युबल है उसके आधार पर हमने विटामिन्स को क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी दो प्रकार की होती है, या तो फैट सॉल्युबल होगा या वाटर सॉल्युबल होगा। ठीक है, जिस प्रकार आप देख रहे हैं, here you see the vitamins has been classified in this particular section. It's called fat soluble, and these are the water soluble vitamins. We already have studied about it, that हमारे शरीर में जो vitamins होते हैं वो विटामिन A, D और E और K, A, D, E, K are fat soluble, whereas vitamin B complex as well as C are water soluble vitamins. इसका मतलब ये है कि ये जो विटामिन्स है जो फैट सॉल्युबल है, अगर इन विटामिन्स के हमारे शरीर में मात्रा बढ़ जाती है, सो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। ऐसे सिचुएशंस में, जैसे जनरली अगर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की बात करें, इवन इफ वी टेक अ लिटिल हायर डोज ऑफ विटामिन्स, दैट विल बी एक्सक्रीटेड आउट द बॉडी थ्रू द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन, राइट, बिकॉज इट इज़ वाटर सॉल्युबल। बट इफ द मैटर कम्स अबाउट फैट सॉल्युबल, then the fat soluble vitamins are soluble in fat, so they are not excreted properly. Okay, so they are not excreted out. इस सिचुएशन में अगर ज़्यादा विटामिन लिया, it can cause hypervitaminosis. Okay, एक प्रकार की उसकी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से हमारे शरीर में वो इकट्ठा होना शुरू होता है। ठीक है, तो बिना समय गवाए फटाफट देखते हैं हम लोग कि दोनों क्लास ऑफ विटामिन्स, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन्स के क्या क्या रोल होते हैं। ठीक है, दोनों ही बहुत अल्प मात्रा में उनकी हमारे शरीर में आवश्यकता होती है, बट इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। ओके, सो लेट्स सी, सो दीज आर द नेम ऑफ द विटामिन्स आई पुट ओवर हियर। दीज आर इट्स काइंड ऑफ साइंटिफिक नेम, या उसका एक जो टेक्निकल नेम है वो यहाँ पे उसके ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है। whereas functions are written over here and deficiencies are written over here. इन विटामिन्स के क्या फंक्शन होते हैं, और अगर ये विटामिन हमारे शरीर में कम हुई, उसका एक स्टैंडर्ड, वैसे तो उसका एक स्टैंडर्ड ये है कि कितना mg में रिक्वायर्ड होगा, बट वो सब मैंने नहीं लिखा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। ठीक, तो ये विटामिन्स जो हैं यहाँ पे, इनके कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, और उसका आपको कोरिलेशन समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा गौर करेंगे तो आपको एकदम डायरेक्ट उसका रोल पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर चीज़ में रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स डिस्कस अबाउट द वेरी फर्स्ट विटामिन वी हैव डिस्कस्ड, विटामिन ए, दैट इज कॉल्ड रेटिनॉल। द नाम रेटिनॉल itself suggests that it is something or somewhat related to the part of the visual pigment. Visual pigment आपने नाम सुना है, हमारे आँख के अंदर में फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, पता है आपको? बिल्कुल सही बात है, उत्तर लिखने की ज़रूरत नहीं है कमेंट बॉक्स में, लेकिन आपको मैंने ऑलरेडी क्लास में बहुत बार बताया हुआ है। तो ये जो हमारे फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, कोन सेल्स और रॉड सेल्स बताया था।
बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस, एक रॉड जैसा दिखता है और एक कोन जैसा दिखता है। तो ये दो प्रकार के सेल मिलके क्या बनाते हैं, पूरा का पूरा आपका फोटो रिसेप्टर बनाते हैं जो रेटिना में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो रॉड सेल्स होता है, ये रॉड सेल्स में रॉड सेल का एक इंटीग्रल कंपोनेंट होता है विटामिन ए। तो अगर विटामिन ए नहीं रहेगा तो उससे रोडॉक्सिन जो है यानी कि रॉड सेल्स प्रॉपरली नहीं सिंथेसाइज होंगे। और रॉड सेल्स आपको पता है डिम लाइट में देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी कि अगर रॉड सेल्स के हमारे अगर आंखों में कमी रहेगी तो हमें अंधेरे में या कम रोशनी में दिखाई नहीं देगा। इट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर विजिबिलिटी इन डिम लाइट। ओके, तो इट विल कॉज नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी जिसको कहते हैं हम लोग, रात में जिसको नहीं दिखता है, सीधा सीधा विटामिन ए की कमी से ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं विटामिन डी। नाम सुना है आप लोगों ने, हमें धूप से विटामिन डी मिलती है और लेते रहने चाहिए, क्योंकि विटामिन डी अगर नहीं मिलेगा आपको, जिसको हम कहते हैं कैल्सिफेरॉल, अगर विटामिन डी नहीं मिलेगा तो हमारे शरीर में वेरियस प्रकार के जो फास्फोरस है और कैल्शियम है इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। ओके, सो फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस एज वेल एज कैल्शियम हमारे बॉडी में विटामिन डी जो है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ऑल्सो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट्स रिटेंशन एंड डिपोजिशन इन बोन्स। तो हमारे शरीर में उसका रिटेंशन और हमारे बोन्स में उसकी डिपोजिशन जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है विटामिन डी का, जिसका नाम है कैल्सिफेरॉल। इसके बाद करते हैं बात विटामिन ई, टोकोफेरॉल कहते हैं। ठीक है, तो विटामिन ई का तो नाम आपने सुना होगा, बहुत अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट? इट मींस दैट ऐसे समझो, हमारे शरीर में जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है तो उससे फ्री रेडिकल्स निकलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स निकलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक फॉर्म ऑफ रेडिकल्स को हम कहते हैं रॉस, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। हमारे बॉडी में जो रेडिकल ऑक्सीडेंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये ऑक्सीजन वगैरह के, ये हाईली हमारे सेल्स के लिए डेंजरस होते हैं। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम वेरेवर देयर इज अ डेथ ऑफ सेल, इट इज बिकॉज ऑफ दिस रॉस फैक्टर। ये रॉस फैक्टर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, तुलसी एंड ऑल दैट यू हैव हर्ड अबाउट इट। तो वो क्या करते हैं, इन रॉस फैक्टर को क्या करते हैं, क्वेंच कर देते हैं, तो इसकी एक्टिविटी नहीं होती। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे शरीर में हम एंटीऑक्सीडेंट निरंतर लेते रहें, ग्रीन टी एंड ऑल दैट, उससे बहुत अच्छे अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। तो हमारे शरीर की ऑक्सीडेशन को वो रोकता है, और ऑक्सीडेशन अगर रुकेगा हमारे शरीर में, सो इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग बिकॉज इट कॉज डिजेनरेशन ऑफ द बॉडी। तो इसकी कमी से डिस्ट्रक्शन होती है आरबीसी की। ठीक है, और विटामिन ई की कमी से स्टेरिलिटी भी होती है, मतलब इट कॉजेज sterility, that means sterility means the inability kind of to reproduce. Okay, तो वो रिप्रोडक्शन क्षमता को भी थोड़ा अफेक्ट करता है। ओके, इसके बाद बात करते हैं विटामिन के, फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, क्योंकि ये आपके ब्लड क्लॉटिंग में डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे ब्लड क्लॉटिंग में आपने एक नाम सुना होगा प्रोथ्रोम्बिन का। ठीक है, ऐसे दो प्रकार की चीज़ जनरली होती है, एक होती है थ्रोम्बिन और दूसरी होती है फिब्रिनोजन, जिसको फिब्रिन कहते हैं। तो यही थ्रोम्बिन और फिब्रिन मिलके और क्या करता है, एक मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें ब्लड जो है फंस जाती है और एक पूरा का पूरा क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। तो इट फॉर्म्स अ मेश लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे, और इसमें आरबीसी वगैरह फंस के और एक पूरा का पूरा क्या करता है, एक क्लॉट बनाता है। उसी क्लॉट से हमारे बॉडी में जो ब्लड लॉस होती है उसको रोक पाता है हमारा शरीर। ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बिन के सिंथेसिस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसका मतलब अगर ये कमी रहा तो सिंथेसिस में कमी आएगी, प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो आप समझ रहे हैं पूरा का पूरा वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है कैस्केड प्रोसेस में ब्लड कोआगुलेशन में। तो ब्लड कोआगुलेशन में तकलीफ होगी और ऐसी सिचुएशन में कंडीशन आती है किसको कहते हैं, फॉल्टी ब्लड। इससे होता क्या है, प्रोलॉन्ग हो जाता है, प्रोलॉन्ग ब्लड क्लॉटिंग टाइम। ब्लड क्लॉट करने का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो काइंड ऑफ हीमोफिलिक कंडीशन आ जाती है। लेकिन इट कैन बी ट्रीटेड इफ द विटामिन डेफिशिएंसी इज क्वेंच्ड। तो विटामिन डेफिशिएंसी अगर आपने भर कर रख दिया, आई मीन यू फिल द नीडेड अमाउंट, तो इट विल बी ओके। नाउ अब बात करते हैं बी कॉम्प्लेक्स के बारे में।
बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे और विटामिन हैं बी के अंदर में, B1 B2, जैसा कि आप देख रहे हैं B1 B2 B3 B4 B5 B7 B9 B12 है ना, एक नीचे मैंने लिख दिया, छूट गया था, सो इट वाज B5 B6 B7 B9 ओके B12, और भी है मतलब ऐसे, और विटामिन सी। तो दो ही विटामिन है जो वाटर सॉल्युबल है, वो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, जिसको स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। फटाफट आप पहले समझ लेते हैं, बी कॉम्प्लेक्स जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी में विटामिन है, क्योंकि ये बॉडी में हमारे निरंतर रिक्वायर्ड होती है, ये वाटर से एक्सक्रीट हो जाता है, और इसकी कमी से बहुत सारे प्रकार के प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि ये बी कॉम्प्लेक्स जो है ये हमारे बॉडी के जो बायोलॉजिकल पाथवेज होती है उसमें एकदम डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत सारे बायोलॉजिकल पाथवे का ये एक काइंड ऑफ, उसमें जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है उस एंजाइम का ये कहीं ना कहीं को एंजाइम के रूप में काम करता है। एंजाइम को जो हेल्प करता है दैट इज कंसिडर्ड एज को एंजाइम, ओके ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन B1, थायमीन कहते हैं इसका टेक्निकल नाम है। इट इज अ पार्ट ऑफ कोएंजाइम फॉर एरोबिक मेटाबॉलिज्म। हमारे बॉडी में जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, मेटाबॉलिज्म होती है, रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, उसमें ये डायरेक्टली कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है, और अगर इसकी कमी हुई तो हमें प्रॉब्लम होती है बेरी। टू अंडरस्टैंड दिस व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेनेवर वी सफर फ्रॉम बेरी, तो जब भी हम बेरी से सफ़र करते हैं तो कुछ चीज़ें होती है जो जनरली हम देखते हैं। सबसे पहले तो जो भी पेशेंट होता है बेरी का, उसमें एक सर्टेन वेट लॉस होता है, मतलब अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस होती है बहुत जल्दी। जो लिम्स वगैरह होते हैं, लोअर लिम्स वगैरह जो है वो सूज जाती है, तो स्वेलिंग ऑफ लिम्स होते हैं, पेन होता है, बदन में बहुत दर्द होते रहता है, मतलब लिम्स में पेन होता है। These are certain symptoms of beriberi, ठीक है। What are those? Those includes certain weight loss, उसके बाद swollen limbs, pain in the body, etc. ठीक है। बात करते हैं विटामिन B2, राइबोफ्लेविन। ये हमारे बॉडी में कोएंजाइम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कोएंजाइम, और ये फैट मॉलिक्यूल का नाम सुना होगा आपने, FAD, नहीं पर अगर सुना है तो रेस्पिरेशन और ये सब की प्रक्रिया अगर आप जाके फिर से देखेंगे तो you'll फाउंड आउट दिस इज कॉल्ड फेल्विन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ओके। फेल्विन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एक प्रकार का काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, ठीक है। तो वो इस प्रोसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर इसकी कमी होती है तो हमें होती है आई इन्फ्लामेशन एंड लिप सोर्स, मतलब होठ जो होती है वो फट जाती है, आंखों में सूजन हो जाती है। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन आर डिफरेंट थिंग, ओके। इन्फ्लामेशन मीन्स देयर इज इन्फेक्शन with pain, with swelling, with redness. So redness plus swelling plus pain is equal to inflammation. ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन B3 के ऊपर, नियासिन के ऊपर। अच्छा, ये जो बात कर लिया, तो विटामिन B3 के बारे में बात करेंगे, नियासिन के बारे में बात करेंगे। इट इज अ पार्ट ऑफ कोएंजाइम NAD एंड NADP। ये NAD और NADP क्या है ये भी आपको पता है, क्योंकि इट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, और ये तो आपको पता ही है। NADH2, NADPH2, मैंने फोटोसिंथेसिस में NADPH2 का रोल बताया था आप लोगों को। इट इज एन कैरियर मॉलिक्यूल, ठीक है। इसकी कमी से होता है पेलेग्रा, और इसके ठीक बगल में मैंने यहाँ पे D3 लिखा है। पेलेग्रा D3, इसका मतलब ये है, इसका सिम्टम होता है D3। D3 में क्या क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। D3 stand for three things. First is diarrhea, second is dementia, and the third is okay, डायरिया और डिमेंशिया, एक तो और कुछ है। तो डायरिया समझ में आता है आपको, ओके। डिमेंशिया क्या होता है? मेंटल कंफ्यूजन, एक निरंतर एक चीज़ बनी रहती है जो कि पेलेग्रा के अंदर में देखने को मिलती है, ठीक है। ठीक है। तो एक और चीज़ होता है
डायरिया, डिमेंशिया और चलो कोई नहीं। इसके बाद बात करते हैं विटामिन B5, पैंटोथेनिक एसिड। पैंटोथेनिक एसिड जो है उसका क्या रोल होता है हमारी बॉडी में? इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज अ पार्ट ऑफ कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। कोएंजाइम ए क्या है? सेल रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। जब एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रक्रिया शुरू होती है तो कोएंजाइम ए उसका एक इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ फैक्टर। तो अगर ये नहीं हुआ तो हमारी बॉडी में क्या होती है? एबनॉर्मल एड्रिनल फंक्शनिंग होती है। एड्रिनल ग्लैंड के बारे में सुना है आपने? इमरजेंसी ग्लैंड दैट आर प्रेजेंट पोस्टीरियर जस्ट अबव द किडनी। इट्स अ रेक्टेंगुलर ग्लैंड, किडनी के ऊपर ऐसा प्रेजेंट होता है। दिस एड्रिनल ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमरजेंसी फंक्शंस एज वेल एज टन्स ऑफ अदर फंक्शन, या और भी बहुत सारे प्रकार के फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो उसमें एबनॉर्मल एक्टिविटी देखी जाती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं विटामिन B7, बायोटीन। इसको विटामिन H भी कहते हैं वैसे। विटामिन B7 या H, इसका नाम है बायोटीन, ठीक है। फैटी एसिड सिंथेसिस में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रहता है। कोएंजाइम इन फैटी एसिड सिंथेसिस, फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म में, और उसके साथ साथ पायरुविक एसिड को रेस्पिरेशन के प्रोसेस में भी फर्दर कन्वर्ट करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। ठीक, इसकी कमी से हम देखते हैं ना, नाखून वगैरह जनरली बहुत टूटते रहते हैं या फिर हमारे बाल बहुत गिरते रहते हैं। तो विटामिन B7 एक बहुत इंपॉर्टेंट उसमें फैक्टर प्ले करता है। विटामिन B7 की कमी से नाखून बहुत, आपने देखा होगा बहुत लोग स्पेशली गर्ल्स दे टेंड टू ग्रो लार्जर नेल्स, व्हिच इज नॉट अ गुड थिंग बाय द वे। सो बट इवेंचुअली दैट ब्रोक्स आउट इन द मिडवे, वो बीच में टूट जाता है बिकॉज ऑफ द वीक नेल्स। वीक नेल्स आर डायरेक्ट साइन ऑफ दैट द हेल्थ इज नॉट गुड, और उसमें विटामिन B7 एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, ऑल्सो इन हेयर फॉल। तो विटामिन B7 की मात्रा बढ़ाएं आप शरीर में, ठीक है। इसके सोर्सेस खोज लीजिए, क्या क्या सोर्सेस हैं उसके अंदर में, उसका कंजम्पशन करें इफ यू हैव प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग दिस। स्केली एंड इची स्किन, ओके, स्केली एंड इची स्किन। स्किन स्केली समझते हैं ना, ओके, एज वेल एज इची स्किन, ठीक है, इची, you know that? Okay, now after that we have to talk about vitamin B9, folic acid, ठीक है। पार्ट ऑफ कोएंजाइम, सब देख रहे हो आप, सबके सब कोएंजाइम का पार्ट है, ये भी सब, मोस्ट ऑफ द कोएंजाइम इन प्रोटीन एज वेल एज न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का शरीर में हमारा कैसे मेटाबॉलिज्म होता है, उसके रोल में इसका एक इंपॉर्टेंट भूमिका होता है, ठीक है। और क्योंकि फॉलिक एसिड है तो आपको इसका एक डायरेक्ट रोल आपको पता चल जाएगा ब्लड सेल से, क्योंकि यू नो, तो इसकी कमी से एनीमिया का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ओके, तो इसके बाद अब बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में, जिसके बारे में मैंने बताया था कि पैरेटल सेल्स जो होते हैं वो सिक्रेट करते हैं एक फैक्टर जिसका नाम है इंट्रिंसिक फैक्टर, और वो इसी विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो क्या खास बात है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में? पहली बात तो इट इज अ कोएंजाइम ऑफ न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, ये भी है, ये भी है, लेकिन अगर इसकी कमी हुई तो इससे हमारे शरीर में एनीमिक कंडीशन होता है, और इस एनीमिया को हम कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया, ओके, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं विटामिन C यानी स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कोलेजन फॉर्मेशन, और कोलेजन क्या है इसके बारे में तो आप भली भांति अवगत हैं। हमारे बॉडी के अंदर में एरियोलर सेल्स जो होते हैं जो स्किन और मसल को जोड़ते हैं, उसके बीच में का एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है कोलेजन, जो कि हमारे स्किन को ग्लू करके रखता है मसल के साथ, ठीक है। तो इट काइंड ऑफ ग्लूज स्किन विथ मसल। इफ देयर इज लैक ऑफ कोलेजन, हमारे शरीर में रिंकल जो पड़ती है एजिंग के दौरान, वो कोलेजन कम होने की वजह से होती है। जैसे जैसे हमारे शरीर में कोलेजन कम होती है, स्किन जो होती है, आप देखेंगे वृद्ध व्यक्ति जो भी होते हैं उसकी स्किन बहुत ज़्यादा पेपर थिन स्किन हो जाती है। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि वो कोलेजन जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, डिजेनरेट होता है विद एज। ओके, हो गया। तो ये कोलेजन इससे होती है स्कर्वी, जो गम्स वगैरह होता है ना, ब्लीडिंग गम्स दांत में से, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा उनको प्रॉब्लम ये होता है। और आपको पता ही है विटामिन C को कहाँ से आपको लेना है, ठीक है ना। तो विटामिन C के लिए कंज्यूम लेमन एंड ऑल काइंड ऑफ ऑरेंजेस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ओके,
विटामिन सी के बाद वही विटामिन B6 जो हमने नहीं बात किया था, यहाँ पे छूट गया था। विटामिन B6 इज कॉल्ड पायरिडॉक्सिन। इट इज अ पार्ट ऑफ कोएंजाइम इन अमीनो एसिड एज वेल एज ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ग्लाइकोजन क्या है? हमारे बॉडी में जब हम कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करके, पॉलीसैकेराइड वगैरह, स्टार्च वगैरह को डाइजेस्ट करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब वो ग्लूकोज अगर हम यूज़ नहीं कर पाते तो फिर हम क्या करते हैं, फिर वो ग्लूकोज जो है हम अपने शरीर में लिवर में ले जाकर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो जब स्टोर होता है तो वो ग्लूकोज जो है पहले उसका पॉलीमर बना के हम ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, ठीक है। और ये ग्लाइकोजन के कन्वर्जन की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया तो वो ये प्ले करता है, ठीक है, विटामिन B6। और इसके कमी से स्किन लेजन्स और सीएनएस डिसऑर्डर होता है। स्किन लेजन्स क्या होता है? स्किन जो होती है उसके ऊपर से मतलब थिन स्किन हो जाना, हमेशा फोड़े फुंसी आते रहना, अल्सर्स हो जाना, इन्फेक्शंस होते रहना, दैट इज काइंड ऑफ स्किन लेजन, ठीक है। तो ये सब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको विटामिन्स के अंदर में बात की। आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, बिल्कुल आपको लिखना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत करके इसको लिखा है। एनीवे, तो इफ़ यू हैव टू राइट यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। अब इसके बाद विटामिन्स के बाद हम सर्टेन कुछ और फैक्टर्स हैं इसी टॉपिक के अंदर में जो रिलेटेड है, कुछ सर्टेन टर्म्स हैं, तो उन टर्म्स को हम डील करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इनको मिटाता हूँ मैं, वैसे मन तो नहीं कर रहा है, काफ़ी मेहनत करके लिखा है, लेकिन ठीक है। ठीक, तो कुछ टर्म्स हैं, सर्टेन टर्म्स हैं, उनको ज़रा देख लेते हैं फटाफट। एक टर्म है BMR, एक टर्म है एनोरेक्सिया, एक टर्मिनोलॉजी है जॉन्डिस, इसी से रिलेटेड हेपेटाइटिस भी है, हेपेटाइटिस। फिर एक टर्म है बेल्चिंग, फिर एक टर्म है हर्टबर्न, ठीक है। ठीक है, तो मुझे लगता है कुछ टर्म्स फटाफट देख लेते हैं। BMR को हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। ओके, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट आप सबको पता है, हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शन होती है, सम टोटल को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर में हमें लिविंग रहने के लिए निरंतर हमारे शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। लेकिन एक बात बताइए, अगर हम सो रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, या हम दौड़ रहे हैं, दोनों समय हमारी मेटाबॉलिज्म क्या सेम रहेगी? नहीं रह सकती, ऑब्वियसली नहीं रह सकती। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। तो हमारी मेटाबॉलिज्म दौड़ते समय ऑब्वियसली ज़्यादा है, लेकिन वो मेटाबॉलिक रेट जो हम रेस्ट के टाइम पे हमारी जो रहती है, फॉर एग्जांपल व्हेनेवर वी रेस्ट और व्हेनेवर वी स्लीपिंग, उस समय हमारे बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी की जो रेट होती है, और उस समय ऑब्वियसली अगर आप दिन भर सोएंगे घर में, जो आजकल हो रहा है निरंतर, तो हमारी एपेटाइट कम हो जाती है, ठीक है, भूख कम लगता है। इसलिए आपको निरंतर एक्सरसाइज, फिटनेस के प्रति अपना ध्यान रखिए। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, जो भी है आप, वॉट एवर फॉर्म ऑफ exercise you want, just keep doing exercise. It's very important. You don't know how much important it is. It plays an extremely important role. Abhi maybe you'll not feel that, but maybe after 10-20 years you'll feel the difference, exact difference
of doing any kind of activities. So let's say you didn't did some sort of exercise one day, you missed 1 day, 2 day, 1 week, you start feeling very bad. These kind of things you feel when once you start getting older, not yet. Anyway, तो BMR मतलब कि वो मेटाबॉलिक रेट जो हमारे रेस्ट के टाइम पे होती है, और उस टाइम पे अप्रॉक्सीमेटली 1600 किलो कैलोरी हमारी कंजम्पशन रेट होती है. तो 1600 कैलोरी इज कॉल्ड एज द बेस मार्क, दैट इज कॉल्ड द बेसल मेटाबॉलिक रेट. इसके बाद बात करते हैं एनोरेक्सिया के ऊपर, इसी से रिलेटेड है ना. लॉस ऑफ एपेटाइट को हम कहते हैं एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगना, ठीक है. इसके बाद आता है जॉन्डिस और हेपेटाइटिस. पहले समझ लीजिए, हेपेटाइटिस का ही सिम्टम है जॉन्डिस. जॉन्डिस इज काइंड ऑफ अ सिम्टम वेयर देयर इज एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, दैट आर द बाइल पिगमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर. नाउ जब उसकी प्रॉपर एक्सक्रीशन नहीं होती तो वो बढ़ते जाता है. और क्यों बढ़ता है बिलिरुबिन बिलिवर्डिन, कैसे बनता है, ये भी मैंने आपको बताया था. इट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी. आरबीसी की जब ब्रेकडाउन होती है, उसके जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो वो पार्ट जब ब्रेकडाउन करते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन आर फॉर्म्ड व्हिच आर बाइल पिगमेंट. तो हेपेटाइटिस, जॉन्डिस कैन बी दैट. हेपेटाइटिस में क्या होता है, हेपेटाइटिस में होती है सिरोसिस ऑफ लिवर. व्हाट इज सिरोसिस? बहुत सारा अल्कोहल वगैरह, ये जो कंजम्पशन वगैरह जो लोग करते हैं, अल्कोहल या कुछ भी अगर आप खाते हैं, व्हेन व्हाटएवर यू ईट दैट इज एब्जॉर्ब्ड एंड देन इट डज नॉट एंटर्स द बॉडी. फर्स्ट ऑफ ऑल इट एंटर्स द लिवर. इन द लिवर इट इज प्रोसेस्ड, व्हाटएवर द थिंग, जो भी ड्रग्स, जो भी व्हाटएवर यू ईटिंग, अगर कुछ हार्मफुल है तो उसको डिटॉक्सिफाई करना. दैट्स द रीजन लिवर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल रोल. तो वो लिवर में जाता है, वहाँ सब प्रक्रिया होती है, उसके बाद फिर वो बॉडी में जाता है. तो अल्कोहल भी लिवर में स्टोर होते लिवर के अंदर में टिश्यू जो होते हैं वो टिश्यू डैमेज होने लगते हैं. एक हेल्दी लिवर ऐसा दिखता है, ठीक है, फ्लफी, मॉइस्ट, अच्छा, ठीक है. जब सिरोसिस होती है तो क्या स्कार, ये टिश्यू कुछ डैमेज हो गया तो यहाँ पे एक स्कार बन जाता है. स्कार मतलब आप समझते हैं ना, लेट्स से ये सर्टेन पार्ट्स, या फिर अगर आप कहीं पे पंच करेंगे, जैसे कि जो बॉक्सर्स होते हैं उनको पंच करने की आदत होती है, तो दे कैन इवन पंच ऑन दिस बोर्ड. अभी मैं करूँगा तो मुझे दर्द हो जाएगा, ठीक है. बिकॉज उनकी क्या होती है कि उनके रोज ये बॉक्सिंग करने की वजह से, बिकॉज ऑफ बॉक्सिंग व्हाट हैपेंस इज दैट उनके यहाँ के टिश्यू डैमेज होती है, तो उसको रिकवर करने के लिए वहाँ पे और टिश्यू बनती है. तो कहीं ना कहीं वो जो डैमेज टिश्यू होती है वो स्कार के रूप में वहीं पे रुक जाती है, मतलब वो कुशन की तरह काम करती है. अब यहाँ तो ठीक है, तो वो स्कार की वजह से क्या होती है कि उनका एक काइंड ऑफ अपना ही वो एक थिक बन जाता है, जिसकी वजह से दे कैन हिट वेरी हार्डर विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बोन्स, और वो बोन्स वगैरह भी काफ़ी मजबूत हो जाते हैं उससे. सिरोसिस के अंदर में यही स्कार टिश्यू बनता है, और ये स्कार टिश्यू बनते पूरा जो लिवर है वो काइंड ऑफ ऐसा हो जाता है, सिरोसिस सिकुड़ जाता है, सूख जाता है, उसकी प्लफीनेस खत्म हो जाती है, मॉइस्ट नेचर जो होता है उसको वो खत्म हो जाता है. और ये सिरोसिस जो है, दिस इज वेरी डैमेजिंग फॉर द लिवर. ये लिवर के लिए, यकृत के लिए आपका बहुत डैमेजिंग इफेक्ट इसका आता है. तो हेपेटाइटिस में क्या होती है, सिरोसिस होती है. अब इसके बाद बेल्चिंग की बात करते हैं. बर्पिंग का नाम सुना है आप लोगों ने, ढकार मारना. तो ढकार मारते हैं क्यों, जब बहुत सारा एक्सेस गैस का फॉर्मेशन होता है स्टमक के अंदर में, तो बस बेल्चिंग इज काइंड ऑफ सेम फॉर्म ऑफ दैट. नाउ हार्ट बर्न की बात करें. हार्ट बर्न को हार्ट से कोई मतलब नहीं है, हार्ट से कोई उसका ये नहीं है. इट जस्ट दैट कि आपका देखो ये स्टमक है और ये इसोफेगस है, तो कभी कभी यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर या कार्डियक स्फिंक्टर जिसको हम कहते हैं. तो ये स्फिंक्टर की वजह से जो भी फूड इधर गया वो वापस नहीं आता है, ठीक है. अब यहाँ पे सिचुएशन ये आती है कि इस सिचुएशन में हार्ट बर्न में क्या होता है कि आपको पता है स्टमक के अंदर में कितना पावरफुल एसिड्स होते हैं. कभी कभी फूड की रीगर्जिटेशन आती है, स्फिंक्टर की प्रॉपर क्लोजर नहीं होने की वजह से रीगर्जिटेशन ऑफ फूड इन इसोफेगस. जब रीगर्जिटेशन होते है, रीगर्जिटेशन का मतलब क्या होता है, जो जुगाली करने वाले जीव क्या करते हैं, खाना खाने के बाद फिर से वो उसको वापस क्या करते हैं, दे ब्रिंग इट इनटू द माउथ फॉर द फिर से अगेन स्वैलो करने के लिए. तो रीगर्जिटेशन मतलब दे ब्रिंग बैक अगेन.
तो फूड जो है स्टमक में जो जा चुका है काइम, वो वापस इसोफेगस की तरह जब मूव करता है, दैट इज कॉल्ड रिगर्जिटेशन। तो उसके मूव की वजह से फूड, या फिर हम कह सकते हैं काइम, ये एसिड या बाइल, प्राइमरली उस समय क्या होता है, काइम में एसिड होती है, HCl होती है और बाइल होती है। तो ये जो दोनों है ये बहुत आपके ये जो ईसोफेगस की जो लाइनिंग होती है, सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा सबसे इनर मोस्ट क्या है, म्यूकोसा। तो ये म्यूकोसा को थोड़ा बहुत डैमेज करता है, जिसकी वजह से वी डोंट फील गुड। सो क्योंकि ये यहाँ पे है ईसोफेगस, सो वी फील दैट वी burning sensation, very strong burning sensation we feel, sometimes very very strong. So this particular reason, because it is a region of heart, so we call this as heartburn, although it has nothing to do with heart, it's just that आप समझ गए। इसी कंडीशन में अगर यही आपकी निरंतर ये वाली प्रॉब्लम अगर निरंतर बनी रही एसिडिटी वाली, तो chronic heartburn can lead to a disorder called as GERD, a GERD. What is the meaning? तो long term exposure to long term heartburn or a chronic condition of heartburn can lead to GERD और GERD हम कहते हैं इसको। इसका मतलब होता है गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। It's a reflex disorder. Okay. Now the thing is that ये सिचुएशन लॉन्ग टर्म अगर हुई तो होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने थोड़ा बहुत एक ब्रीफ समराइज करके समझने का प्रयास किया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और न्यूट्रिशन टॉपिक के ऊपर। ओके, सो अब इसके बाद हम कुछ शायद असाइनमेंट करें। आई लुक फॉरवर्ड टू दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल नाउ मूव टू the next topic, and the next topic is respiration. Okay, तो वो respiration हम next class में शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, मंगल रहिए और अच्छे खाना खाइए, भोजन खाइए और एक्सरसाइज करते रहिए निरंतर। एवरी सिंगल डे यू मस्ट एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू वेरी मच।